जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश जिसने इतिहास में एक अपनी अहम भूमिका निभाई था। इसके ही जो वंशज हुए उन्होंने पूरे विश्व में एक अलग क्रांति लाके उस समय पे रख दी थी। आज सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले हमें ये जानना चाहिए कि मौर्य वंश पड़ा क्यों। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी माँ का नाम मौरा था, और मौरा का अगर हम लोग संस्कृत में इसका अनुवाद करें तो इसका नाम होता है मौर्य। इस वंश पे इस प्रकार इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। इस वंश की हमें जानकारी अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार से हम इस वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग पुरातत्व विभाग से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशियों से भी विदेशी यात्री आए उनकी रचयिता पुस्तकों से प्राप्त होती है तथा साहित्य से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व में देखें तो हम जूनागढ़ अभिलेख और सौगौर अभिलेख इनसे हम इस वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विदेशी में देखें, विदेशी में इंडिका पुस्तक से, जस्टिन से, अस्टिन से, इनसे हमें इनकी प्राप्ति, इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखें साहित्य में हमें जैन धर्म से प्राप्त होती है, बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है तथा राजतरंगिणी से, अर्थशास्त्र से, यह सब शास्त्रों से हमें प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा हमें मुद्रा राक्षस की पुस्तक से जो विशाखदत्त ने लिखी उससे सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होती है, तथा अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी उससे प्राप्त होती है। तथा इंडिका में भी हमें इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है। इस वंश की यह सब जानकारी हमें इन ग्रंथों से तथा इन साहित्यों से प्राप्त होती है। पुराणों में भी इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन सब से हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यह वंश कैसे आया? कहा जाता है कि धनानंद ने जब चाणक्य का अपमान कर दिया और जो मौरा थी, मौरा ने छोटे में ही चंद्र को एक साहूकार को बेच दिया। जब साहूकार को बेच दिया तो कुछ समय मिला, तो साहूकार चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा टाइम देते खेलने के लिए। छोटे थे चंद्रगुप्त, तो यह अपने मित्रों के साथ, उस समय एक ही खेल खेला जाता था राजा प्रजा का, उस समय यह बहुत लोकप्रिय खेल था, वह खेल रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना पत्थर का सिंहासन बना के, एक जगह पत्थर का, कहीं कहीं लकड़ी का सिंहासन बना के बैठे थे, और इनके जो दोस्त थे वह मंत्री बने थे, और एक फरियादी बन के इनके दरबार में आता है। यह खेल खेल रहे थे। तभी चंद्रगुप्त के गुरु, उस समय गुरु नहीं थे, चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे, तो उस खेल को देख के अति प्रभावित हुए। कहते हैं कि उसी समय इनको लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ही जो नंद वंश है उसको समाप्त कर सकते हैं, धनानंद को उखाड़ के फेंक सकते हैं साम्राज्य को। तो क्या करते हैं चाणक्य जो साहूकार था, जागीरदार था, उससे चंद्र को खरीद लेते हैं और तक्षशिला में शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, शस्त्र देते हैं, शास्त्र देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको रोज एक बूंद विष पिलाया जाता था। चाणक्य पिलाते थे। जब चाणक्य विष पिलाते थे तो कहा जाता है कि इसलिए पिलाते थे कि जो धनानंद के यहाँ पे विष करने आए थे तो इनको काटना तो असर ना पड़े, इसलिए विष पिलाया जाता था। यह सब जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और एक समय ऐसा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करते थे, लेकिन धनानंद को पराजित करने में एक लोग को अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है। वो थी धनानंद की खुद की पुत्री दुर्धरा।
दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम हो जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब गुरु चाणक्य के कहने पर, किसके, गुरु चाणक्य के कहने पर खुद धनानंद के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। पहले सैनिक बनते हैं, सैनिक बनने के बाद विशिष्ट सैनिक बनते हैं, विशिष्ट सैनिक के बाद जो इनकी दुर्धरा थी, पुत्री थी, राजकुमारी थी, उनके अंगरक्षक बन जाते हैं और वहीं से इनको प्रेम हो जाता है। और दुर्धरा ही महल के बारे में तथा जो धनानंद राज्य छुपा के थोड़ा सा धन अलग रखता था, उसकी भी जानकारी दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य को दे देती है। और चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा की मदद से वह धन लूट लेते हैं और एक छोटी सी अपनी खुद की सेना खड़ी करते हैं। यह दुर्धरा ने अपने पिता के साथ गद्दारी की, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। चाणक्य का शासन तो मिला ही, और कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार अपने गुरु से कहा था, जब धनानंद को पता चल जाता है कि यह हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है, तो जो चाणक्य के कहने पे महल छोड़ के आ जाते हैं, दुर्धरा को महल में ही रहने को छोड़ते के आ जाते हैं और खुद जंगलों में रहने लगते हैं। तो दुर्धरा इनके साथ आने को तैयार थी, लेकिन गुरु ने मना कर दिया, चाणक्य ने मना कर दिया। तो धनानंद कहते हैं कि गुरु, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गुरु कहते हैं हाँ, कि आज तुम दुर्धरा को छोड़ दो, कल तुम्हें पूरे भारतवर्ष का शासक बनना है। इस प्रकार कहा गया है कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे पढ़ने का टाइम है, तो हमें पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए। फालतू नींद हो या फिर मोबाइल चलाने पे रील वगैरह, ये सब त्याग देना पड़ेगा। इस प्रकार हमें यह तीनों चीज़ों से यह जानकारी मिलती है, पुरातत्व से, साहित्य तथा विदेशियों से। कौन वंश की? मौर्य वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है यह वंश ने 137 वर्ष तक शासन किया। कितने? 137 वर्ष तक शासन किया। यह वंश हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शासन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ही इस वंश के संस्थापक आए। तथा मौर्य वंश के संस्थापक के साथ साथ अगर हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को ही बनाया। इसको चाणक्य को ही बनाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की, तथा यह शूद्र वंशों में गिनती की जाती है। इस वंश की कौन वंश में? सूर वंश में। सूर नहीं, शूद्र वंश में। कहीं कहीं इस वंश को जस्टिन ने कहा है कि यह क्षत्रिय वंश है, लेकिन अर्थशास्त्र में इस वंश को सूर वंश बताया, शूद्र वंश बताया। यह हमें देखने को मिलता है। तथा विशाखदत्त की पुस्तक, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है कि मौर्यों ने ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश का उदय हुआ। यह कुछ यहाँ से मिलती है मुद्रा राक्षस पुस्तक से हमें, जो विशाखदत्त की लिखित पुस्तक, उससे हमें इस सब की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इनके देखें तो इनका राजपाट कहाँ तक फैला है। राजपाट हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कश्मीर से लेके दक्षिण भारत के मैसूर तक इनका शासनकाल रहा। कहाँ था? मैसूर तक इनका दक्षिण रहा। तथा ईरान तक देखें तो फारस तक, ईरान फारस तक हमें देखने को, इराक ईरान फारस तक देखने को हमें मिलता है। और पूरब में तो बंगाल तक था ही इनका, कुछ पूछना ही नहीं था। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि इनका शासनकाल कितनी दूर तक रहा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब 305 में सेल्यूकट निकेटस अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते। किसका? हेलेना का विवाह। निकेटस की जो पुत्री थी उसका विवाह। और जब विवाह करते हैं उस समय पे जानी मानी हस्तियों में चंद्रगुप्त मौर्य की गिनती होने लगी थी। इसके साथ इन्होंने
जो निकेटस था, सेल्यूकस निकेटस था, इसने कुछ प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिए। उस समय का कहा जाता था कि ये दहेज में दी गई जागीर थी, ऐसा हमें वर्णन मिलता है। कौन कौन से एरिया दे दिए थे हमें? तो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल दे दिए थे। इस प्रकार हमें इस जानकारी प्राप्त होती है। तथा निकेटस को, सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको हाथियों को बहुत शौक था, तो हाथी उपहार स्वरूप अपने दामाद ने अपने ससुर को दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी हमें भी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक से मिलती है, तथा इंडिका में भी इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद हम अगर देखें, सेल्यूकस निकेटस ने मेगस्तीनियस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा कि आप यहाँ पर रहें और हमारी पुत्री का ख्याल रखें और यहाँ के बारे में वर्णन लिखें। मेगस्तीन की पुस्तक ही इंडिका है, जिससे हमें मौर्य वंश की कुछ चीज़ों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन पूर्णतः जानकारी नहीं, क्योंकि यह बाहरी था। तो हमारी लैंग्वेज समझना, जैसे कि हम अगर उत्तर भारत की साइड जाएं तो कुछ इलाकों में, यूपी बिहार साइड में देखें तो हमारे यहाँ पैर को पाँव कहते हैं, सिर को मूड़ कहते हैं। तो हर किसी को यह भाषा समझ नहीं आती। उसी प्रकार जो इंडिका लिखी गई, इंडिका में भी हर चीज का सही सही से वर्णन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में तथा विशाख दत्त की पुस्तक में हमें थोड़ी बहुत जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा इंडिका में ही कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 7 खंडों में बांट के रखा था। किसमें? 7 में बांट के रखा था। इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो कौन कौन से में बांट के रखा था? एक दार्शनिक में बांट के रखा था, एक अहीर में बांट के रखा था। कौन कौन? एक हमें दार्शनिक मतलब जो सही चीज की जानकारी सही रूप से हमें दे सके, आज के अध्यापक समझ सकते हैं, टीचर बोलते हैं। तीसरे नंबर पर सैनिक में बांट के रखा था। चौथे में किसान नहीं रहेंगे, सैनिक नहीं रहेंगे तो हमारे राज्य क्या करें, किसान नहीं रहेंगे तो हमें खाने पीने की कहाँ से व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद निरीक्षक, जो हर चीज पे निरीक्षक अपनी जानकारी रखता था, एक निगाह बना के रखता था, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद कारीगर राजमिस्त्री नहीं, उस समय की मूर्तिकार, शिल्पकार, भवन निर्माता, इस प्रकार के कारीगर, नाव के कारीगर, तोपों के कारीगर, इस प्रकार के कारीगर जो तलवार, भाला आदि बना सके, और इस सब के, और सबसे ज्यादा सभासद, जो हर जगह जाके सभा करते थे और मौर्य वंश की प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो सर्वाधिक संख्या थी वो किसानों की थी, क्योंकि किसान ही सबसे अहम भूमिका, व्यापार तो होता था लेकिन किसान भी बहुत ज़्यादा थे मौर्य वंश में। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। 7 प्रकार में इन्होंने बांट के रखा। इसके बाद अगर हम देखें मौर्य वंश के बारे में, और अगर हम चाणक्य को पढ़े, चाणक्य का अपमान तो धनानंद ने किया ही, उसका प्रतिशोध पूर्ण रूप से इन चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया ही। इसकी जानकारी भी हमें इंडिका पुस्तक से मिलती है। तथा गोरखपुर में स्थित, जहाँ पे गोरखपुर में स्थित सगौर ताम अभिलेख से अकाल पढ़ने की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसकी अकाल पढ़ने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा इसके अब एक एग्जाम्पल हम लोग सोचें कि अगर हमारे यहाँ अकाल पड़े तो हमारी सरकार आज के टाइम पे हमारी मदद करती है, वो भी सरकारी राहत कोष से। उस समय पे अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी पैसे से लोगों की मदद करने की जानकारी हमें प्राप्त होती कि लोगों की मदद की थी। सागौर अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। कि हम आज के टाइम पे भी देखें कि
तो किसानों के लिए भी मदद होती है। केंद्र अलग मदद करता है, राज्य अलग अपनी मदद करता है। इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, मौर्यकालीन समय पे इन्होंने भी बहुत सारी मदद की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा एक और जानकारी मिलती है कि गुजरात में अगर हम लोग देखें, उधर की सुदर्शन झील का भी निर्माण इन्होंने ही कराया। कि गुजरात में एक टाइम अकाल पड़ गया तो सुदर्शन झील की स्थापना कराई। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्ररामन का अभिलेख। किसका? रुद्ररामन का अभिलेख। इस पे अपने लेख लगवाए। और जो उस समय पे, अब देखें तो गुजरात पाटलिपुत्र से बहुत दूर है, ठीक है। तो वहाँ के लिए एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, पुष्पमित्र। कौन? पुष्पमित्र। कहीं कहीं पुष्पमित्र है, कहीं पुष्पगुप्त है। हाँ, पुष्पगुप्त को नियुक्त कर दिया था कि आप जाए और वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है आप उसकी देख रेख करें। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अगर हम और देखें तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब अकाल पड़ गया, बहुत सारा अकाल पड़ा, ऐसा कहा जाता है कि 12 साल का अकाल पड़ा एक समय पे। कभी पाटलिपुत्र में 12 साल का अकाल पड़ना, अगर हमारे यहाँ एक आधी साल बारिश ना हो तो हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं। 12 साल का अकाल उस समय पड़ा। ना इतना ट्रैक्टर थे, ना कुछ था, सब खेती बैलों से होती थी, बैल भी मर मिले सब। तो यह इनको पसंद नहीं आया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को यह सब पसंद नहीं आया। तो उस समय पे जो महावीर स्वामी के 2 शिष्य थे, स्थलबाहु तथा भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु ने कहा कि अब यहाँ से हम चलते हैं, कहीं जहाँ पे बरसात होगी वहाँ पर हम लोग रहें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में भद्रबाहु तथा भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक दूसरे के साथ में निकल जाते हैं और कर्नाटक पहुँचते हैं। कर्नाटक कहाँ पे जाते हैं? कर्नाटक जाते हैं और संलेखना विधि से जैन धर्म अपना लेते हैं। तो संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। कहा जाता है कि 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने प्राण दिया। संलेखना विधि उसको कहते हैं कि कुछ ना खाना ना पीना, ओनली सांस लेना, जब तक जिंदा रहें तो जिए और मर गए तो ऊपर वाले के नाम। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा हमें जानकारी देखें तो हमें चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी में कहा गया है कि राजा के जो शरीर हैं, जो शरीर के अंग हैं, उनको उन्होंने 7 प्रकार में बांटा। कैसे? शरीर की जो शरीर है उसको 7 प्रकार में बांटा। और किस किस में बांटा, हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। कहा गया जो राजा है वो स्वामी है। स्वामी कौन है? शीर्ष। जो राजा का पद है वो शीर्ष है और वही स्वामी है। जो हमारा सिर है वह राजा है और उसका ही शीर्ष पद है। इस प्रकार हमें इन्होंने बताया। दूसरा, मंत्री। जो मंत्री का पद है वो आमत्र है, उसको आमत्र कहते थे। और उनको आंखें बताई, किसको? मंत्री के पद को। ये मंत्री सब की जानकारी राजा को देखेगा, कहाँ गलती हो रही, कहाँ सही है, उसकी जानकारी राजा को देगा। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देखें जनपद, क्षेत्र। जनपद, क्षेत्र। और क्षेत्र को कहा गया है पैर, कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा हम उतने पैर पसार सकते हैं, हम वहाँ तक जा सकते हैं। इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके बाद हमें दुर्ग में किला हमारा मजबूत होगा, हम सोना चांदी अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। और इनको बाहें बताई गई हैं, जो हमारे हाथ हैं उनकी बारे में हमें जानकारी दी गई।
इसके बाद देखें कोष, पैसा रहेगा तो ही सही है ना, धन, कोष धन। और उसको मुख बताया है कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा ना तभी तो हम अपनी प्रजाओं को कुछ खिला सकते हैं। प्रजा भूखी रहेगी तो कैसे चलेगी, इसकी भी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। इसके बाद हम देखें सेना या दंड। दंड न्याय, क्या न्याय। न्याय क्या होता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क जो दिमाग अंदर है हमारे, उसके बारे में। अगर कोई दंड देगा तो उसको कितनी सजा देनी है, ये राजा के अंदर था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मित्र। कौन सा, मित्र। मित्र सहयोगी। अगर हमारे आसपास में कोई हमारा दुश्मन है तो हमें जानकारी दे, और इसको किससे दर्शाया है, कान से दर्शाया है। ये हमारा जो मित्र है आसपास की बातें सुन के आएगा और हमें अवगत कराएगा, इसकी हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार इन्होंने बताया। जो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। इससे मैकियावेली से की जाती है। जो चाणक्य के पिता हैं इनका नाम गुणी था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, गुणी था। इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। प्लेटकू ने कहा है, क्या कहा, प्लेटकू ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसकी, इनको कहा है एंटोकोसस, एंटोकस, एंटोकट्स, एंटोकट्स संज्ञा। लेकिन जस्टिन ने इनको कहा सेंडोकस्ट, एंडोकस्ट और सेंडोकस्ट। लेकिन विलियम जोन्स ने सेंडोकस की ही जानकारी हमें दी है कि यही सेंडोकस ही चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन एक अगर हम देखें प्लेटकू, इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो 6 लाख सेना थी, कितनी, 6 लाख सेना थी, उन्होंने पूरे भारत को तोड़ डाला। यह सबसे बड़ा व्याख्यान हमें पढ़ने को मिलता है। ये कोई कैसे किसी के बारे में इतनी बड़ी चर्चा कर सकता है, कैसे रौंद डाला, क्या साक्ष्य रहे कि उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, उन्होंने अपने सरकारी कोष से लोगों के लिए पैसे दिए, राहत कोष बांटा, लेकिन कहाँ तक यह सच है। लेकिन अगर देखें तो हमारी 100 लोग तारीफ करते हैं तो उसमें 2-4-6 लोग बुराई करने वाले भी हैं। इसकी सब हमें जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, अलग अलग जो विदेशी आते हैं उनसे प्राप्त होती है। अब हम इनके पुत्र जो बिंदुसार था उनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र था। किसका, दुर्धरा के गर्भ से इसने जन्म लिया। बिंदुसार कहा जाता है बिंदुसार ने 298 से और 269 तक शासन किया, BC तक शासन। बिंदुसार का नाम, कहा जाता है कि चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक एक बूंद करके विष पिलाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाने को लेट हो गए तो उनकी थाली लग चुकी थी, तो दुर्धरा ने क्या किया, वह खाना खुद खा लिया जब बिंदुसार इनके पेट में था। जब यह बात चाणक्य को पता चलती है, चाणक्य भाग के दौड़ लगा के आते हैं और सीधा दुर्धरा का पेट फाड़ देते हैं, जब तक विष अंदर इनके प्रवेश कर चुका था। इसके दुर्धरा के पेट के अंदर विष चला गया था। तो जैसे ही पेट फाड़ के निकालते हैं, कौन, चाणक्य, तो जब यह विष इनके पेट में चला गया तो उस जहर की वजह से इनके मस्तक पर एक निशान बन गया था, इसीलिए इनके बिंदुसार नाम रखा, जिसमें चाणक्य ने, और दुर्धरा का अंत हो गया था। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को भी मालूम नहीं थी कि हमारे गुरुजी हमें खाने में रोज एक विष देते हैं। इस प्रकार हमें बिंदुसार की जन्म के बारे में पढ़ने को मिलता है।
इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा था। कौन था? चारुमित्रा था। तथा यह एंटिकोस एंटिकोस की पुत्री थी। किसकी? एंटिकोस की पुत्री जा रही है नरेश की। और जो सीरिया के नरेश थे, कहाँ के? सीरिया के नरेश थे। एक बार की बात है कि मेगस्तान के उत्तराधिकारी जो थे डायमेक्स से अपनी पुस्तक में लिखते हैं। कौन? डायमेक्स अपने पुस्तक में लिखते हैं कि सीरिया के नरेश से एक बार बिंदुसार ने कहा कि आप मुझे वहाँ का मीठी शराब तथा दार्शनिक उपलब्ध कराएं तो आपकी अति कृपा होगी। हम किसी को पत्र लिखते ना, अति कृपा होगी। इसी प्रकार उन्होंने पत्र में लिखा कि आप मीठी शराब तथा अंजीर और दार्शनिक भेजें। तो मीठी शराब तथा अंजीर, जो अंजीर रहती है ना गोल गोल, उसको भेजा। लेकिन दार्शनिक मतलब टीचर, जो किसी चीज़ की अच्छे से जानकारी समझा सके, तो वो देने से मना कर दिया सीरिया ने देश में कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते। लेकिन उस समय पे हमारे यहाँ देखें तो स्त्रियों का व्यापार, गुलामों का व्यापार, बच्चों का व्यापार आदि होता था। कहा जाता है कि यह बात सुन के बिंदुसार ने इस सब पर रोक लगा दी। लेकिन कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, यह एक स्पष्टीकरण हमें प्राप्त नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना मालूम होता है कि इन्होंने बंद कराई, यह अर्थशास्त्र में लिखा गया। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार का कहा जाता है अमित घात के नाम से भी वर्णन मिलता है। क्या शत्रुओं का विनाश करने वाला था, लेकिन कहाँ है क्या, इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनके 2 पुत्र थे। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसके 2 पुत्र थे, कहीं कहीं सुसीम और एक अशोक। अशोक जो सुसीम था वो है सुसीम था वो है कश्मीर का शासक, कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया था। और अशोक था वह अवंती का शासक घोषित कर दिया था। शासक बोल रहे यहाँ पे, राज्यपाल बोल रहे, उस समय पे एक किला इन लोगों को अलग अलग दे दिया था। एक समय कश्मीर पे विद्रोह हो जाता है तो सुसीम उसको नहीं संभाल पाते हैं, तो अशोक जाते हैं, तो अशोक पूरे समाप्त कर देते हैं वहाँ के लोगों को। इसके बाद बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी अशोक को घोषित कर देते हैं। इसकी जानकारी हमें और कहा जाता है कि जो बिंदुसार था इसको शत्रुनाशक तो कहा जाता, अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वायु पुराण में इसका नाम हमें भद्रसार के नाम से प्राप्त होता है। कई बार एक क्वेश्चन हमारा आया है, भद्रसार के नाम से यह प्राप्त होता है। जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया, इसकी प्राप्ति हमें होती है। इस इतिहास में इसे एक उपमा दी गई, पिता का पुत्र। यह इतिहास में इसकी उपमा में देखने को मिलती है, पुत्र का पिता, पिता का पुत्र। इसके बारे में हमें जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप लोग पढ़ें और अरावली जो पर्वत हमारी काटी जा रही है, सरकार से इतनी विनती करेंगे कि यह पर्वत श्रृंखला ना काटें, जो पहाड़ियाँ हैं उनको बचाएं।